नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे, टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस टॉप 30 क्वेश्चंस में हम पर्यावरण ईवीएस के प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब प्रैक्टिस सेट आपका 11 है। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुकी है। एग्ज़ाम सभी लोगों को पता है बहुत ही नज़दीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है। यहाँ पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा, तो ध्यानपूर्वक सभी को अटेंड करना है और प्रत्येक सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट को अटेंड करना है। जो प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न को भी करेंगे, साथ साथ नए प्रश्न भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए और फीडबैक करने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि चंद्रयान-2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया है? प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न था। तो चंद्रयान-2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV-C2, PSLV-M13, PSLV-C11 या GSLV-MK3। तो चंद्रयान-2 अभियान की अगर बात करते हैं, भारत को जिस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया है वह रॉकेट है GSLV-MK3। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर किसी को भी डाउट है, सभी यहाँ पे सभी फ्रेंड्स कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कर सकते हैं। साथियों, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? डल झील, भीमताल झील, वुलर झील या नैनीताल झील? तो झील, नदी, पहाड़, इनसे प्रश्न एक आना ही आना है। टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन प्रश्न एक ही आना है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इनमें से कौन कहलाती? सभी लोग जानते हैं, वुलर झील। जी हाँ साथियों, जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील मानी जाती है और वुलर झील को प्राकृतिक झील के रूप में भी माना जाता है, जो झेलम नदी के द्रोणी का मुख्य भाग कहलाता है। तो वुलर झील किस नदी पर बना हुआ अगर प्रश्न आएगा? झेलम नदी पर। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न, ये जो प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न था कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस शिक्षण आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? केवल सिद्धांत, थ्योरी ओनली, थ्योरी कम प्रैक्टिकल, थ्योरी कम एक्टिविटी या प्रैक्टिकल की बात करते हैं? ये भी आपके प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न था। तो प्राइमरी स्तर पर ईवीएस शिक्षण आधारित जो कहला जाता है वह थ्योरी कम एक्टिविटी ज़्यादा कहलाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पेडागॉजी है जो प्रीवियस में पूछी गई थी। तो ईवीएस की पेडागॉजी यानी पर्यावरण अध्ययन की पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के भी प्रश्न पूछे गए थे। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है। इसके बाद साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? और आपको पता है अब क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नहीं वाले ज़्यादा प्रश्न आते हैं। यानी 3 ऑप्शन सही दिए रहेंगे और 1 ऑप्शन गलत दे के आपसे पूछा जाएगा। यानी आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, आपकी बुद्धिमत्ता चेक की जाती है, इसलिए हर प्रकार से आपको प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। तो कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि काला आजार, नींद की बीमारी, ओरिएंटल सोरस, ये प्रोटोजोआ जनित रोग। लेकिन जो हाथी पाँव रोग होता है, हाथी पाँव जो रोग होता है ये एलिफेंटोएसिस इसे बोला जाता है। तो ये आपके प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं होगा। हाथी पाँव रोग या एलिफेंटोइसिस या लिम्फेट फिलरियसिस नामक रोग, जो कि ब्यूचेरिया बिन क्रोफ्टी नामक कृमि के द्वारा होता है। इतना डिटेल से नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और हाथी पाँव में जो जनन अंग होते हैं उनमें क्या सूजन आ जाता है। अक्सर आप देखते होंगे जिनके हाथ पैर ज़्यादातर फूल जाते हैं, वो हाथी पाँव रोग बोला जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया है? 22 जुलाई, 20 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। यानी चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया है, सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन के पहले। और ये संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। तो चंद्रयान 2 मिशन के अगर लॉन्च पूछा जाएगा तो 2019 में तो लॉन्च हुआ है, लेकिन किस डेट और तारीख को हुआ? तो जुलाई में लॉन्च हुआ, ये भी आप लोगों को पता होगा क्योंकि सभी ऑप्शन जुलाई में दिया गया। तो किस जुलाई को हुआ है? आपके 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? ये प्रीवियस में आया हुआ प्रश्न है। बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, जीवाणुओं को केंद्रक पर कार्य करता है
यह कोशिका भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रक्रियाओं को रोकता है, यह मानव प्रतिरक्षा में वृद्धि करता है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करती है? तो ये आपके कोशिका भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रक्रियाओं को क्या करता है? रोकता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़ करके आपके कमेंट का, आपके अभिनंदन का, आपके वेलकम का स्वागत करते हैं। साथियों, इनमें से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती? नहीं वाले ध्यान दीजिएगा, ये सारे संभावित प्रश्न। गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। नदियों से तो एक प्रश्न आना ही है। तो जो नदी भारतीय भूक्षेत्र से निकलती है वह गंगा, महानदी और सतलुज। लेकिन जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत से प्रवाहित ना होकर कहाँ से प्रवाहित होती है? सभी लोग बताइए। भारत में प्रवाहित नहीं होती ब्रह्मपुत्र नदी, तो कहाँ पर प्रवाहित होती है? सभी लोग बताइए, जिनको भी पता है। वीडियो पॉज करें, सोचिए, समझिए और कमेंट कीजिए। तो सभी लोगों को पता होगा यह नदी सांगपो, इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। यह तिब्बत के मानसरोवर के निकट चिमायुंग डुंग से प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, तो ध्यानपूर्वक समझना है क्या प्रश्न पूछा गया था। अपने शरीर पर धारियों वाला एक मांसाहारी अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और इसके पाए जाने की संभावना है ध्रुवीय क्षेत्र में, रेगिस्तान में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। तो अपने शरीर पर धारियों वाला एक मांसाहारी अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, इसके पाए जाने की जो संभावना उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्योंकि धारियों वाला है वो भी एक मांसाहारी, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। पीवी ने जिसको सही माना हम वही आंसर आपसे शेयर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? दमा, पीलिया, स्कर्वी, कैंसर। आपको पता है रोग से एक प्रश्न आना ही है, ठीक है। तो एक अभाव होने वाला जो रोग कहलाता है वह कहलाता है स्कर्वी। क्योंकि आपको पता है भोज्य पदार्थों में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है, त्वचा वाला रोग जिसे बोलते हैं। तो पीड़िता को क्या होता है? रक्त अल्पता, मधुमेह, थकावट, शरीर के कई भागों में सूजन आना, मसूड़ों में छाले, कई बार दांत टूटने, ये शिकायत होती है। तो हम किसकी बात करेंगे? स्कर्वी। अगला प्रश्न साथियों, स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा और ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो स्पोर्ट्स से एक प्रश्न तो पक्का है, कभी कभी दो भी आ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जी, विश्वनाथ आनंद जी, गीत सेठी जी, सुनील गावस्कर जी। तो प्रथम राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, वह और कोई नहीं आपके विश्वनाथ आनंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और पहले प्राप्तकर्ता शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद जी, उनके प्रदर्शन के लिए 1991-92 में इनको जो है पुरस्कार दिया गया था। और अगला जो प्रश्न दिया गया है बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि अंडे से वयस्क अवस्था तक किसी जीव के विकास के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? अनुवांशिकी, कोशिका जीव विज्ञान, ऊतक विज्ञान या भ्रूण विज्ञान। तो ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न हो गया, जीव विज्ञान से प्रश्न हो गया। तो अंडे से वयस्क अवस्था तक के जीव के विकास के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। अगला प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी संभावित प्रश्न हो सकता है, काफ़ी बार रिपीट होता है प्रश्न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? 1985, 87, 88, 89। सभी प्यारे मित्र शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? सभी लोग बताइएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं तो 1989 में से लागू किया था। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं साथियों अगला प्रश्न
दोहरे निषेचन में नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक से बनता है। अंडा से बनता है, भ्रूणपोष से, भ्रूण से या युग्मक से बनता है। किससे बनता है सभी लोग बताइएगा। दोहरे निषेचन में नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक जिससे बनते हैं वह कोई नहीं, भ्रूणपोष। किससे बनता है? भ्रूणपोष। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। अगर शिव समुद्रम जलप्रपात पूछा जाएगा तो आप सभी लोगों को पता होगा कावेरी नदी पे मार्ग में पाया जाता है। और यह आपके अगर राज्य पूछा जाए तो सभी को पता होगा, वह राज्य और कोई नहीं, आपका कर्नाटक। कर्नाटक के कावेरी नदी के मार्ग पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो है पाया जाता है, जो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात होता है। शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुल्स आई, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, पोलो, निशानेबाजी। तो शब्द आता है या कोई अवार्ड पूछा जाएगा कि किस ये सम्मान या पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, या कोई शब्द पूछ लिए जाएंगे, खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाएगी। ठीक है, तो बुल्स आई का जो प्रयोग जिस खेल में किया जाता है वह निशानेबाजी में होता है। आई, आप समझिए, आई मतलब आँखें होती हैं, तो आइज का मतलब कहीं ना कहीं निशानेबाजी। तो ये चीज़ें थोड़ा ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा। बुल्स आई अगर इंग्लिश में भी लिखा रहेगा तो आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिखा रहता है तो थोड़ा चीज़ें। बुल्स आई निशानेबाजी में लक्ष्य का केंद्र बिंदु को बुल्स आई बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 94, 73, 75, 71। अगर बाघ परियोजना की बात करें, बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की यहाँ पे बात की जा रही है, कभी कभी बाघ परियोजना भी पूछा जाता है। तो बाघ कार्यक्रम की शुरुआत अगर पूछा जाएगा तो सभी को जवाब एक ही होना चाहिए, 1973। जी हाँ साथियों, बाघ कार्यक्रम की शुरुआत 1973 में बाघों को सुरक्षित और प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि CFC का कौन सा भाग वायुमंडल में ओजोन के साथ अवक्रिया करता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो CFC में जो भाग वायुमंडल में ओजोन के साथ अवक्रिया करे वह हमारा क्लोरीन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। साथियों, प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं वह आपके लीचेट्स, पॉल्यूटेट्स, अर्थाटेट्स या परकालेट्स, जिसे हम टपकना, इसको क्या कहलाते हैं? तो वे प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर जाते हैं उनको बोला जाता है निच्छालितिक, जिसे हम लीचेट्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट। लीचेट्स होता है घुलित मिश्रित विलायक के साथ भूमिगत जाते हैं और भूमि में निच्छालितिक होते हैं, अर्थात जो भूमि जल के साथ नीचे की दिशा में गमन करते हैं। तो नीचे जाना तो भूमिगत में गमन करना, एक ही बात हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है? मेघालय, मणिपुर, नालंदा, असम। जी हाँ, कामाख्या देवी मंदिर काफ़ी प्रख्यात है और यहाँ पे देवी मंदिर है, सिद्धपीठ है यहाँ पे। तो भारत के जिस राज्य में कामाख्या देवी मंदिर है वह राज्य कौन सा? सभी लोग बताइएगा जिनको पता है। असम। जी हाँ, असम के गुवाहाटी की बात करेंगे। असम से 8 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। और जो वहाँ से हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग, अभी आपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इंस्टाग्राम पेज से हमें डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा, जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली।
तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अगर बात करते हैं तो सभी को पता होना चाहिए। कहाँ पर दोस्तों स्थित है? महाराष्ट्र। महान है जो राष्ट्र महाराष्ट्र, जिसे समाज में बोला जाता है ना, उसी प्रकार से। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? मंदसौर, गुना, राजगढ़, धार, किस में होता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के एक ऐसा मात्र जिला है, इकलौता जिला है, मात्र की जगह इकलौता शब्द भी आ सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो वह है दोस्तों मंदसौर। जी हाँ, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मंदसौर, एकमात्र जिला है जहाँ अफीम का उत्पादन होता है, मंदसौर। याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वायु की आर्द्रता अर्थात नमी किस पर निर्भर करती है? तापमान, स्थान, मौसम या उपयुक्त सभी पर? देखिए, जो वायु की आर्द्रता जिसे हम नमी बोलते हैं, ये सभी लोग जानते हैं तापमान पर भी निर्भर होती है, स्थान पर भी होती है और मौसम पर भी होती है। इन तीनों पर वायु की आर्द्रता नमी स्थित होती है। कहते हैं ना, हवा में नमी है तभी मौसम ठंड होता है। अगर आपको ठंड मौसम लगे, हवा में नमी होगी, हवा ठंड लगे तो समझिए हवा में नमी है। और ये चीज़ गर्मी के में ऐसा नहीं होता है, जब बारिश का मौसम होगा तो नमी होगी, ठंड के मौसम में वाष्प होता है तो नमी आती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विश्व का कौन सा देश हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक? ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो पाकिस्तान तो ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान का सभी लोग जानते हैं किससे जुड़ा हुआ है शब्द अधिकतर, लेकिन वह देश जो हथियार और गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है वह हमारा प्यारा न्यारा हमारा देश है, जिसे हम बोलते हैं भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? एक आदेशक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, नेता के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनेंगे, तो NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम 2000 फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वह एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा साथी। अगला प्यारा सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? एक स्त्री, चार स्त्री, तीन स्त्री, दो स्त्री। तो पंचायत राज व्यवस्था अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 3 स्त्री है, सभी लोग जानते हैं, समझ लीजिएगा, संभावित प्रश्न है भी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका क्या होता है? वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का जो तरीका होता है वह दैनिक गतिविधियां होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ध्यान पर समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि संविधान से रिलेटेड एक प्रश्न आना ही आना सभी को पता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है? संघ, राज्य, वैश्विक, समवर्ती। तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ये जिस सूची का विषय वह संघ सूची कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक संघ सूची का विषय है और भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जो है नियमित करती है। प्रश्न आ गया कि कौन सा बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियमित करती है? इलाहाबाद बैंक, HDFC बैंक जो भी नए नए हैं, CFC बैंक हो गया, ICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, और RBI या स्टेट बैंक दे दिया जाए तो आपको RBI पे जाना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? तो सभी को पता है संविधान और अनुच्छेद ये दो ऐसे टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न आएगा। तो भारतीय संविधान में जिस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा संरक्षण दिया जाएगा वह समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो भैया जब समान संरक्षण मतलब कहीं ना कहीं समता का अधिकार होगा, सभी के समान अधिकार है, सभी को समता समान संरक्षण दिया जाएगा।
और संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के मूल अधिकारों का उल्लेख है, जिसके तहत राज्य द्वारा सभी को समान कानून के द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा। अगर संरक्षण किया तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18। ये किसी को आप डायलॉग मार सकते हैं रास्ते में, कोई अगर आपको परेशान करे, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर परेशान करता है तो भी डायलॉग कि आप संविधान नहीं पढ़ें क्या सर, संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 पढ़िए और वहाँ पे देखिए कि समता के मूल अधिकारों का उल्लेख है। सामने वाला बिल्कुल फ्लैट यानी कि बोलती बंद हो जाएगी। तो जो ऐसे कानून है, जो ऐसे संरक्षण है, आपको जानना चाहिए, जो सरकार ने आपके लिए बनाया है संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ होगा। देखिए, छात्रों को अगर बच्चों को, बालक बालिकाओं को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को अगर एक साथ पढ़ाना हो, चक्राकार, अध्यापक केंद्रित, एकीकृत उपागम या स्वयं, तो सभी लोग जानते हैं अगर एक साथ पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं एकीकृत की बात करेंगे, एकीकृत उपागम की। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर। और इस प्रैक्टिस सेट का साथियों 30वां प्रश्न कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने का अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों को अवलोकन तथा संग्रह की आदत डालना, या विज्ञान अध्यापन में धन की बचत। तो धन का शब्द उपयोग या तो निगेटिव, ये तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे अवसर, यहाँ पे भी अवसर, और संग्रह करने की आदत डालना है, यानी बचाने की आदत भी है। लेकिन क्या बचाने का, ये भी ध्यान अच्छा, अवलोकन। तो पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। तो प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। 3 में से आपको कमेंट करके बताना है, डी ऑप्शन तो नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आप लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और इसके साथ साथ 30 MCQs, 30 इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जिनको भी पर्यावरण की टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स भी हमारे संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो टॉपर नोट्स जिनको भी चाहिए वो आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। इस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा, कैसे किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और इस बार 101% एग्जाम को फतेह कीजिए। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।